नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर आपका बीएनएस में है 329। सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास बीएनएस में है आपका ये सेक्शन बीएनएस सेक्शन नंबर 329 और आईपीसी में है ये आपका सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको, छोड़िए सबको। तो देखिए इसमें जो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है क्रिमिनल ट्रेसपास 329 भी लिख देता हूँ, 329 BNS। ठीक, देर आर टू वर्ड्स क्रिमिनल ट्रेसपास में। दो वर्ड कौन से? पहला वर्ड क्या है? ट्रेसपास एंड सेकंड वर्ड इज क्रिमिनल ट्रेसपास। तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास फर्स्ट। तो ट्रेसपास यू नो एज नो दिस इज व्हाट द सिविल रॉन्ग। if there is a word civil only trespass, this will be a civil wrong and that is a tort. trespass का मतलब होता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में अनऑथराइज तरीके से एंट्री करते हैं, तो दैट एंट्री इटसेल्फ इज ए सिविल रॉन्ग। सपोज करो कि यू एंटर इनटू द एडजॉइनिंग प्लॉट, किसी की प्रॉपर्टी में आप वहां पर प्लॉट में एंट्री करते हैं एंड दैट इज व्हाट इन एन अनऑथराइज्ड वे विदाउट परमिशन। तो दैट ऑनर या जो पजेसर है उसका, जो उस लैंड का पजेसर है, वो आपको सू कर सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर द टॉर्ट ऑफ द ट्रेसपास। और इसमें क्या देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी की प्रॉपर्टी में गए, किसी घर में घुसे, वापस आ गए, तो क्या तब भी वो सू कर सकता है आपको? वो आप किसी की प्रॉपर्टी में गए, जैसे गिन्नी भाई साहब हैं, गिन्नी भाई साहब ने इन दिनेश भाई साहब के घर में घुसे और वापस आ गए। अब नाउ जो है दिनेश कहता है कि नो, आई विल सू यू, यू विल हैव टू कंपनसेट मी, तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। गिन्नी कहेगा भाई ऐसा कौन सा नुकसान हो गया तुम्हारा, मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी में गया और वापस आ गया, तुम्हारा कोई लॉस तो नहीं हुआ उसमें, बट देयर वॉज ए ब्रीच ऑफ हिज सिविल राइट्स। अदरवाइज देयर विल बी नो डिस्करेजमेंट्स टू सच टेंडेंसीज, everyone will go to the others property and will come back. तो there should be some kind of deterrent कि लोग ऐसा ना करें, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ट्रेसपास में ये नहीं देखा जाएगा विद व्हाट इंटेंशन यू एंटर्ड, किस इंटेंशन के साथ एंट्री करी, क्यों, व्हाट वाज योर पर्पज। जस्ट इफ यू हैव एंटर्ड इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन, यू कैन बी सूड फॉर द पर्पज। Got it? So here there is no need to prove the damages in case of trespass. तो वो तो हुआ एक सिविल रॉन्ग, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी था। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास, द ट्रेसपास विच इज क्रिमिनल एंड दैट इज विच इज पनिशेबल। वो कब कब पनिशेबल होगा, एंड दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। व्हाट आई सजेस्ट, this section is important for your prelims, this section is important for your mains. So what you will have to do, you will have to remember this section thoroughly. आपको इसको बिल्कुल घोट लेना है उसको अच्छी तरीके से, एजिटेड लैंग्वेज में करना है अपने याद है। तो नाउ लेट्स रीड दी बेरेक लैंग्वेज। आपके पास बेरेक्ट होगा, प्लीज दिस रीड दैट। बस पढ़ लिया आप लोगों ने। नाउ आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड। अब जैसे जैसे मैंने आपको इसको आपकी स्क्रीन पर है ये, उसको उसी तरीके से ब्रेक करना है आप लोगों ने। आप राइट भी कर सकते हैं अपने पेन, मेरे ख्याल से राइट करना नहीं चाहिए आपको इस तरीके से, जिस तरीके से ब्रेक मैंने किया है आपको कोशिश करना चाहिए। आप अपने उसमें इस तरह से स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये बाद में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आई रीड इट वन बाई वन एंड देन वी अंडरस्टैंड दिस। नंबर 1 पॉइंट, whoever enters into or upon property in the possession of another। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसको करते हैं। तो दिस इज व्हाट द एक्टर्स रियस एक्चुअली, व्हाट द accused does, accused enters into or upon the property which is in the possession of some other person।
किसी दूसरे के कब्जे में जो संपत्ति है उसमें ये जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसमें प्रवेश करता है। तो इफ यू सी ओनली दिस, एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी, एंटरिंग इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स विल बी ए सिविल रॉन्ग। अगर यहां तक आप देखोगे, देखो यहां तक, इफ यू सी दिस वन, दिस पार्ट ओनली, दिस पार्ट इंडिकेट्स ओनली व्हाट, दिस इज ए सिविल रॉन्ग, यस और नो? You are entering into this property of someone else, right? But what is this? See, in case of offense there are two parts always, right? If you see the elements of crime, क्या क्या होते हैं? Actus reus होता है, and second element is what, the mens rea। तो आपको इस तरीके से हर एक ऑफेंस में ये देखना चाहिए कि what is the actus reus in some offense, what is the mens rea in that offense, and in that case you will see what is the actus reus, the accused enters into the into or upon the property of someone else which is the in the possession of someone other। वो आरोपी किसी दूसरे के कब्जे की जो संपत्ति है उसमें प्रवेश करता है। तो ये क्या हो गया? एक्टस रियस हो गया, ये आरोपी के व्यापक कार्य हो गया। अब देखना है आप लोगों ने मेंस रिया क्या था, क्या वहां पे उसकी इंटेंशन क्या थी, और इंटेंशन वाली जो लाइन है दैट इज वेरी क्रूशियल। आपको एक एक शब्द पर ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट इज द इंटेंट? इंटेंट इज टू विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, नंबर वन, और टू इंटीमिडेट और इंसल्ट और एनॉय। तीन शब्द हैं यहां पर। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट को हिंदी में बोलते हैं अभित्रस्त, यानी कि उसको धमकाए एक्चुअली। इंटीमिडेट, इंसल्ट और एनॉय एनी पर्सन इन possession ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द इंटेंशन? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर इंटेंशन। यू आर एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स विद इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। आप किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है उसको अपराध करने की। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मेंस रिया वाला जो एलिमेंट है आपका, दिस इज, ये जो मेंस रिया है विद इंटेंट टू, ये मेंस रिया वाला जो पार्ट है आपका, दैट मेक्स दिस ट्रेसपास विच वाज अर्लियर ए सिविल रॉन्ग ए क्रिमिनल रॉन्ग। जो पहले एक केवल सिविल टॉर्ट होता, सिविल रॉन्ग होता, उसको इस इंटेंशन की वजह से क्रिमिनल में अपराध माना गया है पर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट इज द ऑफेंस? एंटरिंग इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी, प्रवेश उस संपत्ति में। इनटू क्यों कह रहे हैं? घर हो सकता है। अपॉन क्यों कह रहे हैं? प्लॉट हो सकता है ना, इसलिए इनटू और अप टू दोनों यूज, अपॉन दोनों यूज किया उसने। तो यहां पर देखो, प्रवेश मात्र अपने आप में एक अपराध है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो मान लीजिए किसी के घर में, किसी की प्रॉपर्टी में ये जो मैडम है, हर्षी मैडम है, ये क्यों गई? मान लीजिए बांसुरी जो है, बांसुरी शी सीम्स टू बी वेरी वेरी रिच, और इसके घर में घुस जाती है वो चोरी करने के लिए हर्षी, और वहां देखती है कि बाहर से तो इनने बढ़िया एशियन पेंट कर रखा है, रॉयल एशियन पेंट, और अंदर ऐसा लग रहा है जाले लगे हुए हैं, झाड़ू नहीं लगी अंदर, दयनीय हालत पूरी तरीके से। तो जो चोरनी है हर्षी, उसको ही दया आ गई और उसने 500,000 रुपये जो जेब में रखे, तो भगवान तुझे तरक्की दे, अपने पैसे जेब खाली करके चोर वापिस बाहर आता है और पकड़ी जाती है। बांसुरी पकड़ लेती है, कह रही अच्छा चोरी करने आई थी, कह रही मैं तो तेरे घर में कुछ पैसे रख के आई हूँ, तू देख तो सही। कह रही उससे कोई मतलब नहीं है, तूने ऑफेंस कर डाला, यू कमिटेड एन ऑफेंस। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्योंकि यहां पर हम केवल ये नहीं देखेंगे कि भावनाओं बह जाएं, इमोशनल हो जाएं कि लो इतनी दयालु चोरनी को भी दंड दिया जा रहा है, कि बात हुई है, बेचारी अपने जेब में से 1,000-500 रुपये दे करके आ रही है, और ऐसा चोर तुमने आज तक नहीं दिया। कौन सा? उसकी बुआ थी जो 500 रुपये 1,000 रुपये उसको गिफ्ट दे करके आ रही है। नहीं, हम ऐसे नहीं सोच सकते। हम क्या देखेंगे? डिड शी एंटर इनटू द प्रॉपर्टी, क्या उसने संपत्ति में प्रवेश किया? आंसर इज यस। while entering into the property, what was his intention? His intention was to commit an offense. Therefore she has committed the offense of criminal trespass. Why? Because
इंटेंशन देखेंगे, किस इंटेंशन के साथ हमने उसमें प्रवेश किया। इसको देखने के लिए यू कैन से दिस, को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें ओहो, को मिल जाएगा। वह भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। कौन थे वहां से? ये रावण था। क्या करने आया था ये? सीता हरण करने के लिए आया था। तो वॉज दैट एन ऑफेंस और सम सिंपल एक्ट? दैट वॉज एन ऑफेंस। देयरफॉर व्हाट ऑफेंस डिड ही कमिट? ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। यस और नो? तो केवल ये मत सोचो कि रावण ने केवल एबडक्शन किया था, ही ऑल्सो कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास। अभी हम बाद में और पढ़ेंगे, इसको और इंप्रूव करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जहां पर मैंने वीडियो रोका है अभी आपके लिए, ये प्लीज सी दिस। प्रियांशी, कैन यू सी इट? यहां पर जो वीडियो रुका है, ही हैज जस्ट एंटर्ड। मान लीजिए ही, सपोज करो उसको यहीं पकड़ लिया जाता, then even in that case he would have been guilty of the offense of criminal trespass. Yes or no? तो पहला पॉइंट क्या आ गया? जस्ट एंटरिंग इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ समवन इज एन ऑफेंस प्रोवाइडेड व्हाट इज द इंटेंशन? इंटेंशन इज व्हाट? टू कमिट एन ऑफेंस। सेकंड क्या हो सकती है इंटेंशन? सपोज करो इंटेंशन इज नॉट टू commit an offense, rather to intimidate or to insult or to annoy. In that case also the offense would be same, the offense will be criminal trespass. Intimidate माने क्या होता है बताइए? Intimidate क्या होता है? जब हम किसी को criminal intimidation, जब कोई थ्रेट देते हैं, धमकाते हैं किसी को। देखिए क्या हुआ कि दो पड़ोसी हैं और उनके बीच में पार्किंग का झगड़ा है। एक व्यक्ति ए है, समझ लीजिए ए है और ये बी है। ई के घर की पार्किंग सामने है, बी के घर के सामने पार्किंग है। लेकिन बी जो है अपनी कार यहां खड़ी करना चाहता है, राइट? अब ए ने उसको रिक्वेस्ट की मत करो, फिर ए ने अपनी गाड़ी यहां पर पार्क कर दी ताकि वो अपनी गाड़ी पार्क ही ना कर पाए वो, क्योंकि ए को भी कहीं जगह नहीं मिल रही। अब बी आता है उसके घर में या उसके ऑफिस में और उसको धमकाता है कि चुपचाप अपनी कार यहां से हटा लो वरना अंजाम बुरा होगा। व्हाट इज द ऑफेंस? ऑफेंस इज व्हाट? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब मैं यहां पे आपको बड़े स्मार्टली बात समझाना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकली। बी स्मार्ट, आप लॉ के स्टूडेंट हैं। ये घटना साक्षात घटना है, विक्टिम ए मैं हूं यहां पर। मेरे साथ मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली कैसे यूज किया गया इसको। बी है हमारा पड़ोसी, मेरी कार मेरी जगह, लेकिन कार दो कार खड़ी करेगा वो। तो मैं कह रहा था कि भाई साहब मुझे मेरी अपनी एक कार खड़ी करने दो, तू जानता नहीं है मुझे। अब भाई शराबी आदमी, गाली गलौज करने वाला आदमी, उसकी तो कोई वो है नहीं, मैं जितना लड़ूंगा आई विल फील इंसल्टेड। तो आई ट्राई टू मैनेज माई कार कि सही चलो अपोजिट साइड खड़ी कर देता हूँ। तो मैं आई वॉज कि तू जहाँ तुझे रखनी मर, जो करना है कर, मैं अपना मैनेज करता रहूँगा। लेकिन एक दिन मैंने वहाँ देख लिया सांप, तो मुझे भय पैदा हो गया कि भाई रात को भी निकलता हूँ कई बार, कहीं ऊपर पेड़ है, कहीं मेरे पर गिर जाए, मेरे पैर के नीचे आ जाए। तो आई थॉट कि भाई अब तो मैं ही गाड़ी खड़ी करूँगा। झगड़ा फिर शुरू हो गया। फिर यहाँ की जो RW है उसको मैं रिक्वेस्ट की कि भाई ये इसको सुलझाओ, मेरा राइट बनता है। कह रहे जी हम भी कुछ नहीं कर सकते।
सही है, अब सब समझ में आ गया कि कोई और रास्ता है नहीं। तो व्हाट वाज द स्मार्ट प्ले, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी की और मैं ऐसे पढ़ाने लग गया। स्टाफ को बोल दिया कि इसको अंदर आने देना, बस अगर ये आए तो उसको अंदर आने देना, और सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक कर लो कि को एंट्री रिकॉर्ड हो जाए और ऑडियो वगैरह भी प्रॉपर चेक कर लेना। एक बार आके चला गया वो, तो फिर मैंने कोई नहीं, एक दो बार उसका पेशेंस जवाब दे गया, वो अंदर तक आया। देन मैंने कहा हाँ भाई साहब क्या हुआ, तो मुझे तो पता था रिकॉर्डिंग हो रही है। उसने उसी यूजुअल भाषा में धमकाना शुरू करा कि भाई साहब आप तो कर गए हाउस ट्रेसपास 451 452। उसकी लगाई क्लिप, एक लगाई कंप्लेंट की कॉपी, क्योंकि उसको तो अंदाजा नहीं था कि ये भी अपराध होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी ब्यूटी क्या है, किसी आम इंसान को पता नहीं होगा कि ये भी एक अपने आप में ऑफेंस है। किसी थप्पड़ मारोगे, कोई चोट पहुंचाओगे तो वो ऑफेंस सबको समझ में आता है कि एक अपराध कर डाला। मियर एंट्री इन सचे, एक फ़ोन किया, फिर जॉइंट कमिश्नर वगैरह पहचान के तो उनको फ़ोन किया कि सर ये हो रहा है, बात खत्म। उसके बाद से तो वो इंसान मेरे सामने ही नहीं आता है। वो कार तो पता ही नहीं चला है भी या नहीं उसके पास, इतना साफ हो गया वो। सो व्हाट आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको कि कितना आपको लग रहा होगा ये भी कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये डिफेंस से बहुत काम आता है, तो ध्यान रखना। और क्या होगा, देखो कई बार क्या होता है कि पड़ोसी लड़ते हुए एक दूसरे घर में घुस जाते हैं, गाली गुफ्तार करते हुए घुस जाते हैं किसी अंदर में, है ना, तो वो एंट्री भी अपने आप में एक ऑफेंस है। समझ में आ रही बात आपको? ध्यान रखेंगे हमेशा तो कि क्रिमिनल ट्रेसपास में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी विद द इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो मुझे क्योंकि ये पता था, एक और था ऐसे ही, एक पता नहीं कोई प्रॉपर्टी डीलर था, वो स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर आ गया। अब वो मुझे कह रहे साहब आप मुझे ऐसे पढ़ाओ। अब मैं बड़ा परेशान कि मेरा अपना वे पढ़ाने का, तो उससे फिर डिस्प्यूट हुआ और वो मैं गुंडे लेके आऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो उसको मैंने केवल एक मेल भेजी कि देखो पढ़ाया तो मैंने ही, तो IPC ये सेक्शन पढ़ लेना ढंग से, जो भी करना है लीगली करो, गो टू पुलिस गो टू कोर्ट। वो समझ गया कि ये तो मैंने ऑफेंस कर डाला, या मैं दोबारा जाऊंगा तो इट विल बी रिपीटिशन, नेवर केम बैक। तो व्हाट आई मीन टू से कि आप लोग स्मार्टली अगर चीज़ों को समझ जाएंगे, हाउ कैन, ये जो डिफेंस बड़ा काम आता है। लेट द अदर पर्सन कमिट द ऑफेंस। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, बस हाँ, ये अपने आप में एक ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अभी तो देखना पड़ेगा क्या पोजीशन, लेकिन पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। तो जितने भी आप झगड़े देखोगे घर पर या पड़ोसियों के, सारे वो इसी से रिलेटेड मिल सकते हैं आप लोगों को। अब पढ़ते हैं, देखिए इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय का। चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको बढ़िया सा। तो रावण ने क्या क्या अपराध किया रावण ने? हाँ, दैट वाज द केस ऑफ, एंड अगेन यू सी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रेसपास हो रहा है, राइट। तो डोंट फॉरगेट द वर्ड्स, बस अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। विद द इंटेंशन टू एंट्री, विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय कर लेंगे आप लोग। दिस इज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। अब नेक्स्ट लेवल की टेक्निकलिटीज देखते हैं, इसमें क्या है। इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन इन द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, जिसके पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड क्या है, देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका वो एक अलग है। और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में आप लॉफुली एंटर कर चुके हैं, देयर वाज नो प्रॉब्लम, है ना। अनलॉफुली रिमेन्स देयर, unlawfully remains there with the same intention, with the intention to intimidate, insult or annoy any such person, or with the intention to commit an offense. तो सेकंड पार्ट क्या है, एंट्री आपकी वैलिड है, एंट्री आपकी वैलिड है, लेकिन उस एंट्री के बाद में आपको वैलिड तरीके से, पीसफुल तरीके से एग्जिट कर जाना चाहिए था, क्विट कर जाना चाहिए था, बट यू रिमेन अनलॉफुली देयर। तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलॉफुली रिमेन्स देयर, वहां पर अवैध तरीके से वहां पर रहता है। एंड फॉर व्हाट द पर्पज, विद द इंटेंट टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय, सेम इंटेंशन के साथ में रहता है। तो इसके लाइव एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मान लीजिए जो हमारे समर्थ हैं, समर्थ घोष, सपोज कीजिए ही गोज टू मीट
द गर्ल फॉर ए मैट्रिमोनियल मैच, ठीक है, शादी विवाह के लिए एक लड़की को देखने जाता है किसी के लड़की के घर में ऑब्वियसली। तो व्हाट इज दिस, लॉफुल एंट्री है ना। वहां पर बात बनती नहीं है, वहां पर बात बनती नहीं कि नहीं भी बात नहीं बनेगी, कह रहे नहीं अब तो बात बन के रहेगी, बस लड़की लेके जाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस, you remain there unlawfully. Even if you don't want to commit an offense, you are annoying at least. Intimidate, insult or annoy. तो आप समझ रहे हैं, आपकी एंट्री लॉफुल थी, आप किसी के घर में जाते हैं, कोई बातचीत होती है और बातचीत में झगड़ा हो गया, वहां पर अब पहुंच कर, कई बार ऐसा रिश्तेदार आए हुए हैं, रिश्तेदार भी झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए दामाद जी लड़की लेने के लिए आए, है ना, पिताजी ने कहा, ससुर जी ने कहा कि बेटा कल ले आना, कह रहे नहीं अभी लेके जाऊंगा मैं, उसी तू तो मैं हो गई यहाँ पर अभी, है ना, हाथ खींचने लग जाए उस लड़की का, क्या हो गया ये, दिस इज द केस ऑफ अगेन क्रिमिनल ट्रेसपास। समझ, ये लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आपने देखे होंगे, सुने होंगे, इस तरीके के होते रहते हैं इस तरीके के। तो किसी के प्रॉपर्टी में प्रवेश करना और उस इंटेंशन के, यानी कि इनिशियल इंटेंशन ही आपके ऑफेंस करने की थी, इंटिमिडेट करने की थी, इंसल्ट करने की थी, अनॉय थी, तब भी क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। या इनिशियल इंटेंशन आपकी ऑनेस्ट थी, बोनाफाइड थी, देयर वाज नो मेलाफाइड, यू एंटर्ड इनटू द प्रॉपर्टी विथ लॉफुली बट यू रिमेन देयर अनलॉफुली विथ सच इंटेंशंस, दैट इटसेल्फ विल बी एन ऑफेंस फॉर दिस पर्पस। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। इफ इट हैज सो, it is said that he commits criminal trespass. तो this is what the actus reus के दो पार्ट हो गए, either you enters into or upon the property in the possession of the other, या दूसरा क्या हो गया, having lawfully entered into upon such property unlawfully remains there. तो basically either you enter or you unlawfully remains there. तो this is what the actus reus, करते क्या है अब ये। एंड सेकंड पार्ट हो गया इंटेंशन, मेंस रिया इज सेम इन बोथ पार्ट, योर इंटेंशन शुड बी टू कमिट एन ऑफेंस और यू शुड इंटेंशन टू कमिट टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, अनॉय। तो दिस इज फाइनल फ्रॉम माय साइड, अब आई बिलीव कि आ गया होगा अच्छे तरीके से। नाउ प्रॉपर्टी पर हो जाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पर दैट इज व्हाट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस एक्चुअल पोजेशन मस्ट, द जो विक्टिम है, वो जो प्रॉपर्टी है, दैट शुड बी इन दी एक्चुअल पोजेशन। इट विल नॉट कवर द इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी सच एज राइट टू फिशरी एंड राइट टू फेरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टिपिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो दिस इज व्हाट, यहाँ एक ये लाइन लिख लीजिए कि प्रॉपर्टी हेयर मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the offense is committed, and this does not include the incorporeal property. This does not include the incorporeal property, जैसे कि such as right of fishery and right of ferry। लिख लेंगे। एक नेक्स्ट लाइन वो लिख लीजिए, the property must be in actual possession of someone other than the alleged trespasser। possession का फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि possession में थी आपका घर आपके कब्जे में है, इसके लिए क्या प्रूफ होगा, आप रहते हो वहां पर, है ना। ये तो देखिए पोजेशन का फिर आपको जुरिस्प्रूडेंस में एक पूरा एक चैप्टर है पोजेशन, ठीक है, पोजेशन के ऊपर एक चैप्टर है, उसमें भी पोजेशन के दो एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 होता है फिजिकल कंट्रोल एंड नंबर 2 होता है एनिमस टू possess that property excluding others, कि आप उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। आपकी मेंटेलिटी क्या है, मानसिक क्या है कि मेरे कंट्रोल में प्रॉपर्टी हो और मैं बाकी सब लोगों को मैं एक्सक्लूड कर सके, कोई एंट्री करेगा तो मेरी परमिशन से करेगा। तो इफ द गेस्ट कम्स, अगर इनका क्वेश्चन था व्रत का कि अगर गेस्ट आ जाता है तो क्या गेस्ट के कब्जे में प्रॉपर्टी कहलाएगी, नो, द प्रॉपर्टी इज इन योर पोजेशन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग हो सकता है, देखिए व्हाट, कि सपोज कीजिए दिव्या मैडम ने एक जगह किराए पे ली, है ना, दिव्या मैडम इज ए टेनेंट एंड समता मैडम इज द लैंडलॉर्ड, लेसर लेसी। अब मैडम ने किराया देना बंद कर दिया। अब समता को गुस्सा है कि मेरे पैसे दो।
अब वो तो है ही मालकिन, यही सोच करके मान लीजिए उसे धमकाने के लिए घर में घुस जाए, तो विल इट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और नॉट? बिकॉज नाउ लीगल पोजीशन किसका है? पोजेशन इज ऑफ टीनेंट। जो ओनर है, दैट ओनर हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैज ट्रांसफर्ड द पोजेशन टू समवन। आर यू गेटिंग वन और नॉट? तो दो टेनेंट हैज ऑल राइट ऑफ पोजेशन एट प्रेजेंट। तो अगर ओनर भी प्रॉपर्टी में जाकर के धमकाएगा तो दैट ही विल बी कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भाई किराएदार से मकान खाली करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लीगली आपके लिए लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, और फिजिकली आप जाएंगे तो अपने घर में जाकर के आप ट्रेसपास कर रहे हैं, आप अपने उसमें वे कर रहे हैं। इनकॉर्पोरियल नहीं समझते हैं आप? देखिए चलिए, इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल राइट्स को बताता हूँ क्या है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी टच्ड बाय यू। जैसे ये वॉच में भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, राइट? ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जैसे यहां पे लिखा है, देखिए, राइट ऑफ फिशरी। राइट ऑफ फिशरी का मतलब होता है कि कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, कोई, वहां से आपको मछलियां कलेक्ट करने का राइट है। या यू आर ए बुक राइटर, आपको कॉपीराइट मिला, तो कैन यू कॉपीराइट कैन बी सीन? नो, बट राइट तो है वो, तो वो आपकी आईपीआर प्रॉपर्टी तो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो। तो दैट इज व्हाट द इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, तो विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन, बट यू हैव द राइट ओवर दैट। दैट इज व्हाट द इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो कि क्या यहाँ पर इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है? नो। दिस ऑफेंस फॉर द पर्पज द प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल and it should be in actual possession. So what if I am living at my relative's place and someone enters with criminal intention when I was alone? सही है। हर्षी कहना ये कि मैं अपने किसी रिलेटिव के घर पर हूँ, एज ए गेस्ट ही हूँ, और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। अब वहाँ पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में आता है, सही है, वेरी गुड। अब देखिए, जो पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इफ आई लीव माई हाउस, even if I leave my house, that house is still in my possession. possession का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकले तो possession खत्म, है ना? एक होता है actual possession, एक होता है constructively in my possession. When I am into my house, it is in my actual possession. But when even I'm outside, this is in my constructive possession. So my house will remain in my possession. If someone takes a property from that or whatever, that will be said that he is taking out of my possession. देखिए, सुनिए, let it be proved in the court first. केवल मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। अगर मैं आपका किराएदार हूँ और मैं खाली नहीं करना चाहता, हाँ जी भाई साहब नहीं करना चाहता, तो भाई साहब कोर्ट से ऑर्डर ले आओ। कोर्ट कहेगी हाँ तुम फ्रॉम दैट पॉइंट तुम यहाँ पर रॉन्गफुल पोजेशन में थे, तुम्हें इसके मीन प्रॉफिट देने पड़ेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अंटिल यू कैन नॉट इविक्ट मी इलीगली, यू कैन नॉट यूज अनलॉफुल मीन्स, पुलिस को भी लेके नहीं जा सकते। यू कैन नॉट इविक्ट मी विदाउट लॉफुल मीन्स, क्योंकि पुलिस को भी क्या पता राइट बनता नहीं बनता। हाउ कैन द पुलिस डिसाइड? यही तो है, इसलिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, थोड़े पैसे जाएंगे आपके, बट यू विल बी सेफ। फिर भी इविक्ट करना आसान होगा, वरना क्या डिफरेंस आए थे, मैं तो मकान मालिक हूँ, तो मैं तो खरीद लिया था, आई हैव पेड देम मनी, ये मेरे पोजीशन में है, एज ए ओनर है, वगैरह वगैरह। कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है और वहाँ पर इसलिए गए कि भाई डिस्प्यूट खत्म हो जाए, और फिर डिस्प्यूट ये सब, फिर उसमें फिर डिस्प्यूट हो जाए, तो फिर ऐसा क्या करें? तो भैया न्यूट्रल जगह जाओ, किसी के कब्जे वाली जगह में जाओ मत ना, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इसके ना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत हैं। आपको चोरी वाले ऑफेंस से मतलब नहीं है, जब तक कि किसी के खिलाफ को चोरी ना हो जाए आप उसको यूज नहीं कर सकते। बट ये जो ऑफेंस है प्रैक्टिकल यूज का है,
ठीक है, अब बढ़िए, अब आगे बढ़े इसमें। अब आप सपोज कीजिए क्रिमिनल ट्रेसपास जैसे इंटेंशन पे डिपेंड करता है ना। एंड नो, सपोज करो इफ फॉर इंस्टेंस ए पर्सन विद इंटेंट टू सेव हिज फैमिली एंड प्रॉपर्टी एंटर करता है फ्रॉम इमिनेंट डिस्ट्रक्शन, ये होगा या नहीं होगा? सपोज कीजिए आई एंटर अपॉन द लैंड और ए प्रॉपर्टी ऑफ माई नेबर बट with the intention to save my family or the property for some reason. तो just entering, जैसे मैंने कहा कि both elements should be there, actus reus and mens rea both will be seen. For what, with what intention you entered. आप कहेंगे फिर तो कोई उसे घर में घुस जाएगा, then you can sue him for civil remedy as a tort. It can be proved. Are you getting it or not? For a criminal trespass, डोंट नेवर फॉरगेट द इंटेंशन पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक छोटा भाई, इसका पनिशमेंट देख लेते हैं, देखिए क्या है। ये गलत है, मैंने पढ़ाई नहीं आगे को, वो इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए हाउस ट्रेसपास पर। हाउस ट्रेसपास सेक्शन 442 था, 442 हाउस ट्रेसपास, एंड नाउ दिस इज व्हाट 329 का सेकंड क्लॉज, सेम सेक्शन सेकंड क्लॉज, सेम सेक्शन सेकंड क्लॉज, दिस इज हाउस ट्रेसपास। इसमें कुछ खास बात नहीं है, सेम है, बट जस्ट कीप इट इन माइंड द क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास का कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग क्या था? वहां पर देखो, वहां पर क्या था, इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास द वर्ड यूज्ड वाज दिस इज एंटर्स इनटू और अपॉन, प्लीज सी दिस, प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर। एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो किसी के पोजेशन में होगी। हाउस ट्रेसपास में उसी का बड़ा भाई है ये। नाउ यू आर डिफाइनिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली क्रिमिनल ट्रेसपास सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में अगर होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाउस ट्रेसपास। एंड व्हाट इज दैट? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस, whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as human dwelling or any building used place for worship or place for custody of property। ये एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है, कोई चेंज नहीं हुआ है भाई। BNS का, BNS में 329 क्लॉज 2 दे दी गई है भाई, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर नथिंग, देयर इज नथिंग टेक्निकल इन दिस केस। जो टेक्निकलिटी क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ ली हम लोगों ने, तो पहली लाइन समझिए क्या लिखी है, whoever commits criminal trespass, जो कोई भी आपराधिक अतिचार करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या हुआ? एंटरिंग और रिमेनिंग देयर विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग ऑफेंस और इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय, वो हो गया। यहां पर क्या है? बाय एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग इन दी प्रॉपर्टी। कहां कहां? कोई बिल्डिंग हो ऐसी, कौन सी बिल्डिंग हो? एनी बिल्डिंग, इसको हाईलाइट कर लीजिए, एनी बिल्डिंग, कोई टेंट हो, एनी और एनी वेसल। वेसल को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक जलयान। टेंट मीन्स तंबू और बिल्डिंग को बोलते हैं निर्माण। तो आप कह रहे हो सर हम तो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश मीडियम सब निकल जाएगी अकड़। जब आओगे ट्रांसलेशन में आपको समझ में आ रहा है बिल्डिंग किसे कहते हैं, क्योंकि यूजुअली हिंदी में भी हम बिल्डिंग ही बोलते हैं। आपको निर्माण या शब्द ही नहीं आएगा। टेंट टेंट करते रहो, टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तंबू याद ही नहीं आएगा, और आगे तो लिखना नहीं आएगा तंबू कैसे लिखते हैं, समझे? वेसल। इसलिए मैं डेली कहता हूं, क्योंकि देखो पता क्या है, मैं आपको जो भी मैं अपने टिप्स देता हूँ, ट्रिक्स कहता हूँ या समझाता हूँ, आपको एडवाइस कहता हूँ, वो किसके बेस पर है? मेरे अपने पर्सनल एग्जाम के बेस्ड है। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ फंसा हूँगा, मैं ट्रांसलेशन वही लगता था सब कुछ आ रहा है, ग्रामेटिकली कर दूंगा, लेकिन तंबू को कैसे लिखेंगे, है ना? अब फंस गए यहाँ पर। इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हम लोग हिंदी ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स की बहुत ज़्यादा गलती रहती है। और दूसरा क्या होता है, एग्जैक्ट जो शब्द है ट्रांसलेशन वाले पेपर में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको वहाँ पर कहाँ समस्या आएगी, आपको वोकैब में दिक्कत आएगी, आपको वो उपयुक्त शब्द नहीं मिलेगा। देखो, है ना, उपयुक्त शब्दों का चयन। अब मैंने कितनी शुद्ध हिंदी बोली है आपको, चयन।
तो यहाँ पर दिक्कत आती है वहाँ पर। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये 10 दिन का 5 दिन का खेल नहीं है। इसमें आप सिर्फ एक काम अपनी हैबिट में ले आइए कि जब भी आप इंग्लिश में पढ़ें उसको एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो शब्द अपने आप बैठना शुरू हो जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो किसी निर्माण में, किसी तंबू में या किसी जलयान में, तो प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। वहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी थी? एनी प्रॉपर्टी थी। इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास क्या था? एनी प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है? एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल। लेकिन कैसा? प्लीज सी दिस, यूज एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग, जो मानव अधिवास के रूप में, मानव निवास के रूप में जिसका प्रयोग होता हो। यानी कि अब यहां पर डिफरेंस हो गया, देखो, मानव निवास के रूप में जिसका उपयोग होता हो, या एनी बिल्डिंग कैसे यूज होती हो? एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सारे क्या हो गए? प्लेस ऑफ वर्शिप हो गए। और एज ए प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, गोडाउन्स वगैरह, ये सारे क्या हो गए? कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हो गए। सो व्हाट यू हैव डन, क्रिमिनल ट्रेसपास में आपने क्या तड़का मिलाया? प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? इफ द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज लाइक मेंशन्ड इन द सेक्शन, अगर उस जो संपत्ति की प्रकृति है उस प्रकार की है जैसा कि इस धारा में दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग, टेंट और वेसल। कैसे यूज हो रही है वो? नंबर 1, यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी कि मानव निवास में, यानी कि जैसा आपका घर हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? प्लेस फॉर वर्शिप, वर्शिप के लिए यूज हो रही है वो, ठीक, वर्शिप के लिए सारे मंदिर, मस्जिद जितने भी हो गए। और तीसरा हो गया प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति को कस्टडी को रखने के लिए वो। तो इनमें से किसी संपत्ति में आप एंट्री करेंगे या अनलॉफुली रहेंगे विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, है ना, विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय, यू विल बी कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। तो अब फिर देखो, जरा बताना मुझे अभी है को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन ला। say this. Now Ravan in this video is entering into a property to commit an offense. This is what? Criminal trespass. But the property is of the nature mentioned in the definition of house trespass. लेकिन संपत्ति ऐसी है जिसकी बात हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन में की गई है। तो इसका ऑफेंस क्या हो गया? क्रिमिनल ट्रेसपास अमाउंटिंग टू house trespass. Yes or no? So what he did? He committed the offense of house trespass. बोलो हाँ है ना? उसी तरीके से इस वाले वीडियो में आप देखो, Accused is your hero. देखो फिल्मों में कितने ऑफेंस करता है हीरो आपको आइडिया नहीं होगा। Now he is committing the offense of house trespass because जिस प्रॉपर्टी में वो एंट्री कर रहा है that is used for human dwelling. बोलो यस और नो। देखो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, छोटी छोटी, अगर इनको अपने माइंड में फिक्स कर लोगे। अब इस वीडियो से आपको ध्यान रहेगा कि पिक्चर थोड़ा वीडियो में ज़्यादा याद रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी आपको। और मैं टेस्ट लेने वाला हूँ आपका। देखो ये जितना स्मार्ट, मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल यूज जो आपके कोर्ट में आएगा, सबसे ज़्यादा यूज आपको आईपीसी आएगी। इतने लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं जो ब्रीच के लिए आपके पास आएंगे। अधिकतर लोग ऑफेंस करते हैं, और वो भी छुटक के फुटक के, ये ऐसे प्रैक्टिकल ऑफेंस करते हैं, किसी घर में गाली बकाए, किसी ये कराए, है ना, किसी को मार पटाई कराए। तो ये चीज़ें बड़ी टेक्निकली काम आती हैं और ये स्मार्टनेस भी शो करती हैं आपको, ठीक। जैसे मान लो, सपोज करो कि ऐसा होता है, देखो कि अब किससे आप कैसे कहोगे। मान लो सपोज करो जो बांसुरी मैडम है एक सीनियर जज है और आपके घर पर आई हैं, तो आप कैसे कहोगे कि तुम भी बड़े स्मार्ट हो इस मामले में, यू हैव गुड लीगल नॉलेज। बताओ, ऐसे तो नहीं सेक्शन सुनाने लग जाओगे, है ना।
तो उनसे आप एक प्रॉब्लम पूछ सकते हो कि सर इसमें ना समझ में नहीं आ रहा क्या होगा सर, सर इसमें ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या सर, तो क्या तरीका हुआ फिर ये आपने उनको, एक सेक्शन था पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, आपको मैं पढ़ाऊंगा उसमें पता चलेगा आपको। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने बहुत ढंग से पढ़ लिए थे और मैंने देखा ये किसी ने नहीं पढ़ रखे, तो मैंने इस पॉइंट को बहुत ढंग से यूज़ करता था। जब वाइफ के, जब मैं तो उस समय तैयारी कर रहा था, वाइफ का सिलेक्शन पहले हो गया था, तो आते ही थे दोस्त वगैरह या कई बार डिस्ट्रिक्ट जज के लोग भी आते थे बड़े बड़े, मैंने कहा बेटा ये दे शुड नॉट अंडरमाइन मी तो मैंने ऐसे ही पूछा था इन्हें, सर ये ना समझ में नहीं आ रहा है क्या है सर ये, अब वो भी घूम जाते थे इसमें, तो उनको समझ में आता था कि विजेंद्र हल्के मत लेना इसको, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ आपको चलिए बढ़े आगे को, तो पॉइंट समझ में आया आपको। तो कई बार स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है आप लोगों को। अब आ जाइए इस एक्सप्लेनेशन में, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। फिर मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनको जरूर देख लें, क्योंकि इस बार वाले वीडियोज़ में मैं आपको यहाँ पर निशान नहीं लगवाता हूँ कि यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा वहाँ से प्रीलिम्स में आएगा, वहाँ पर मैंने आपको बहुत प्रिसाइजली समझा रखा है कि हर एक पॉइंट पे यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा, यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा। इस बार मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि ओनली प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाओ इतने डिटेल में, स्पेसिफिकली निशान लगवाओ और ऊपर से मेरी मेहनत होगी कम। इस बार मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन वीडियोज़ को जरूर देख लेना, आपका प्रीलिम्स तो रुकेगा ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में। देखो इस लड़की ने क्या कहा फिर का कि किसी सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं, है ना, तो सोसाइटी में कहाँ पर, वो बाहर का जो इलाका है वो तो क्रिमिनल ट्रेसपास ही माना जाएगा, वो जो प्लॉट है जो पार्क है वहाँ पर थोड़ी कोई अधिवास होता है वहाँ पर, या केवल एंट्री गलती से हो गई, है ना। तो देखो वो सिविल, भाई क्यों भूल जाती हो, ऑफेंस के लिए क्या चाहिए, एंट्री प्लस इंटेंट। व्हाट वाज योर इंटेंशन, इंटेंशन वाज नॉट टू कमिट एन ऑफेंस और टू अनॉय समवन, ये देखा जाएगा। देयर मस्ट बी सम रीजन ना कि भाई हम अनॉय करने क्यों घुसेंगे उसमें, ठीक। चलें पर इस एक्सप्रेशन को पढ़िए, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द हाउस ट्रेसपास। Introduction of any part of criminal trespassers body is entering sufficient to constitute house trespass। तो ये बहुत टेक्निकल है, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि केवल अगर एक पार्ट भी एंटरिंग पार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा बॉडी पार्ट जाए एंट्री फुल बॉडी करे और तभी वो ऑफेंस होगा, जैसे इसमें देखते हैं घुमा फिरा के इसी को देखते हैं। चलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वही ठहरिए, मैं अगली भोजन लाती हूँ। ये तो बहुत आगे चले गए महाराज, वो तो बस यहाँ पर देखिए आप, ये पैर दिखा नहीं रहे लेकिन यही मान लीजिए, जैसे ही इसका एक पैर भी अंदर आ गया, फर्स्ट स्टेप है ना, एक पैर भले ही बाहर हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी आप कह सकते हैं कि द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास इज कंप्लीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज हम लोगों ने सीखी थी इन केस ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, कि ऑन विच पॉइंट ऑफ टाइम ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंप्लीट। तो यहां पर विद दैट इंटेंशन जब इसका छोटा सा पार्ट भी एंट्री कर जाता है उस प्रॉपर्टी में, द ऑफेंस विल अमाउंट टू द हाउस ट्रेसपास। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द पर्सन कंसर्न शुड कम विद फुल बॉडी, तभी माना जाएगा। और इसी से अगर रिजेंबल करें, कुछ ऐसी वर्डिंग आपको मिली थी सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड एक्सप्लेनेशन 3rd, कि व्हेन ए पार्ट ऑफ द चाइल्ड कम्स आउट, राइट, पार्ट बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूं केवल मैं, है ना। तो ऐसे ही यहां पर ध्यान रखना है कि इस क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है, प्लीज राइट डाउन एम फॉर मेंस लिख लीजिए यहां पर, ओनली ऑन दिस मेन एक्सप्लेनेशन। यहां से भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इतना ही कह देंगे वो एंड कहेंगे कि जी इट इज ऑब्जेक्टेड बाय द डिफेंस
that the entry was not full into the offense, therefore it cannot be considered to be this. तो डिसाइड कीजिए क्या है ये, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें एक्सप्लेनेशन को, डोंट फॉरगेट दिस एक्सप्लेनेशन। अब बिल्डिंग का मीनिंग समझ लीजिए, बिल्डिंग में क्या क्या आएगा देखिए, व्हाट डू यू मीन द, हम कब कहें कि ये बिल्डिंग है ये, व्हेन कोई स्ट्रक्चर ऐसी हो विच इज इंटेंडिंग फॉर अफोर्डिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक, टू द पर्सन्स ड्वेलिंग इनसाइड इट और फॉर द प्रॉपर्टी प्लेस देयर इन। अगर कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग ऐसी है जिससे कुछ प्रकार का आपको प्रोटेक्शन मिलता हो, सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, या कोई प्रॉपर्टी आपने रखी किसी बिल्डिंग में तो उस बॉडी का प्रोटेक्शन होता है उस बिल्डिंग से, उसको हम बोलेंगे बिल्डिंग। क्योंकि हमारे इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, देखिए वर्ड यूज क्या हुआ है, एनी बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग क्या क्या होगा, बिल्डिंग को माना जाए नहीं माना जाए, तो बिल्डिंग की डेफिनेशन में क्या आया है कि बिल्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर हो जो वहाँ पर लोग रहते हैं, इसमें निवास करते हैं, या जिस संपत्ति को रखा जाता है उसका उससे प्रोटेक्शन होता हो। तो इसीलिए कि अगर कोई ऐसा ओपन स्पेस हो और ग्राउंड हो और उसको केवल सराउंडिंग कर दीजिए, कोई दीवार खड़ी कर दी है, कोई आपने उसकी फेंस कर दी है, तार लगा दिए हैं, है ना, तो क्या उसको ओपन स्पेस वो बिल्डिंग में कन्वर्ट माना जाएगा? आंसर इज नो। ट्रेसपास डज नॉट बिकम दी हाउस ट्रेसपास। तो अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है वहां पर केवल आपने 1-2 फीट की केवल दीवार कर दी है, समझ रहे हैं आप, आपका कोई प्लॉट है, आप प्लॉट में एंट्री करते हैं तो व्हाट विल द ऑफेंस? क्रिमिनल ट्रेसपास। लेकिन आप उसमें आपने 4 दीवारी कर दी, वॉल्स क्रिएट कर दी है, या कई बार क्या होता है कि आपने क्या करा, उसमें केवल तार खिंचवा दिए, तो जस्ट फेंसिंग हो गई है। इसकी वजह से वो जो ओपन प्लेस है, जो ओपन ग्राउंड है, that cannot be considered to be what the building for the purpose of house trespass and that will not considered। और इसी पॉइंट पे राइट डाउन पीपल फिल्म, ये लाइन लिख लीजिए अपने उसमें कहीं ना कहीं है कि ये जो लाइन लिखी है आपकी स्क्रीन पर है, मैं बोलता हूँ आप लिख लीजिए इसमें, मियर सराउंडिंग ऑफ, ये बिल्डिंग का मीनिंग लिख लीजिए, मीनिंग ऑफ द बिल्डिंग, ए स्ट्रक्चर इंटेंडेड फॉर अफोर्डिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन to the persons dwelling inside it or for the property placed therein। These lines are important, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेकेंडली आगे लिखिए, the mere surrounding of an open space or ground by a wall or fence of any kind। mere surrounding of an open space or ground, देख लिया, by a wall or fence of any kind cannot be deemed to convert the open space itself into a building। बिल्डिंग में कन्वर्ट नहीं कर देगा। and trespass thereon does not amount to house trespass। ऐसे प्लेस पर ट्रेसपास करना हाउस ट्रेसपास नहीं कहलाएगा। अब और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समझिए, अब क्वेश्चन यहां पर कि क्या स्कूल को बिल्डिंग माना जाएगा? क्या स्कूल को, या रेलवे स्टेशन है, क्योंकि वहां से तो आप जाते हो और आ जाते हो, वहां परमानेंट रेजिडेंस तो है नहीं, तो क्या उसको इस पर्पज से हाउस ट्रेसपास माना जाएगा? लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए फटाफट, बिल्डिंग यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग need not be used as place of permanent residence। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर उस प्रॉपर्टी को, उस बिल्डिंग को परमानेंटली रेजिडेंस के लिए यूज किया जाए। बिल्डिंग यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग, क्या मतलब इसका? तो बिल्डिंग नीड नॉट बी यूज्ड एज प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। लिख लिया सबने? तो इसीलिए स्कूल इज ए बिल्डिंग, रेलवे वेटिंग रूम इज ऑल्सो बिल्डिंग, उनको भी ऐसी बिल्डिंग माना जाएगा, बिल्डिंग यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग। रेलवे के वेटिंग रूम में यू डोंट रिजाइड देयर, तो समटाइम्स देयर में बी ट्रिकी क्वेश्चन वेदर द एंटरिंग इनटू द वेटिंग रूम will amount to house trespass or will it remain criminal trespass। तो it will be called house trespass, क्योंकि उसको हम ये मानेंगे this is the building being used for human dwelling।
क्योंकि परमानेंट रेजिडेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पर। कुछ केस लॉ हैं जैसे स्टेट में से निहाल सिंह है, इसकी जरूरत नहीं है। इस वाले चैप्टर में आपको 441 से जो आईपीसी वाला चैप्टर चल या 329 पढ़ रहे हैं हम लोग, यू नीड नॉट टू लर्न द केस लॉज एट ऑल। बेयर एक्ट को रटिए, बेयर एक्ट को एक्सप्लेन करिए और सॉल्व करके आ जाइए, यू विल सी इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कोई ऐसा लीडिंग केस लॉ नहीं है यहाँ पर जिसके बेस पर कोई लीडिंग लॉ डेवलप हुआ हो, वहाँ तो ऐसी जरूरत नहीं है, केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये तो कर लेंगे आप कि आपका वेटिंग रूम हो रेलवे का या आपका स्कूल हो, वो भी हाउस ट्रेसपास के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग एज ह्यूमन ड्वेलिंग, यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग समझे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पर आ जाइए। अब इनके आप वो देख लीजिए, पनिशमेंट भी देख लेते हैं जरा इसमें क्या क्या पनिशमेंट है। तो 329 की क्लॉज 3 में आ जाइए, whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment, either disposition may extend to 3 years or fine, 3 months, 3 months फाइन, और ये फाइन कितना हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। तो देखिए 3 मंथ्स होने की वजह से ये ऑफेंस रह जाएगा बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के रूप में होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि न्यू सीआरपीसी में क्या कहा गया है इसमें। ऐसे 329 की क्लॉज 4 में आ गया आपका हाउस ट्रेसपास, और वहाँ पर पनिशमेंट है 1 ईयर का, अप टू 1 ईयर, और या फिर आपका फाइन कितना है 5,000, और शब्द क्या है और है, ध्यान रखना। ये गलती कर दी इन्होंने, देखिए इसमें इन्होंने जो सेक्शन है 330, सेक्शन 330 देखो सबके सभी बीएनएस का, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, हाउस ट्रेसपास, जबकि हाउस ट्रेसपास हम कहाँ पढ़ चुके थे, 329 में पढ़ चुके थे। ये होना क्या चाहिए था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास होना चाहिए था, इससे कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली दिस इज एल लगा लीजिए, लर्किंग हाउस ट्रेसपास होना चाहिए था, एंड हाउस ब्रेकिंग। तो ये एक थोड़ा सा क्लैरिकल मिस्टेक कह लीजिए इनकी तरफ से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 330 में क्या डिफाइन किया गया है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, और ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास डिफाइन था आपके इसमें 442 में। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।